हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम हमारी सीरीज स्टार्ट है पूर्वावलोकन घटना चक्र की पर्यावरण पारिस्थितिकी की, जिसमें हमने आपका पर्यावरण सतत विकास हो गया है, पारिस्थितिकी का चैप्टर चल रहा है। और उसमें भी आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो पर्यावरणीय आंदोलन रहेंगे, यानी कि हमारे पर्यावरण से संबंधित जो क्या कौन कौन से आंदोलन हुए, जैसे कि चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, इस टाइप के जो आंदोलन हुए थे उन्हें करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और साथ ही आपको बता दें कि ये जो सीरीज है आपकी पर्यावरण की, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, जितने भी टीचिंग एग्जाम है किसी भी स्टेट का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। हमारे ये हो चुके हैं पिरामिड वगैरह। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है आपका, क्या है जल्दी से बताइए, पारिस्थितिकी आंदोलन। तो पारिस्थितिकी आंदोलन कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो उसमें है कि पारिस्थितिकी तंत्र को समयावस्था में रखने हेतु जागरूक व्यक्तियों द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलन चलाए गए हैं। उनमें से एक प्रमुख आंदोलन आपका चिपको आंदोलन था। और ये जो चिपको आंदोलन है ये आपका कहाँ से, उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो गई और पेड़ों को नहीं काटने दिया। इसमें क्या था चिपको आंदोलनों में, कि जो पेड़ों को काटा जा रहा था तो वहाँ की जो महिलाएं थी तो उनका जो नेतृत्व गौरा देवी ने किया था और पेड़ों से चिपक गई थी और पेड़ों को काटने नहीं दिया था। और ये जो घटना थी ये कब हुई थी, तो ये 26 मार्च 1974 में हुई थी। ठीक है, तो इसका और फिर ये आपके 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण की एक मिसाल बन गया था। ठीक है, आगे है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था। अपिको आंदोलन आपका दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है और ये जो आंदोलन है ये आपका कर्नाटक में आरंभ हुआ था। तब इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था, तो ये आपके चिपको आंदोलन का नारा था कि जो पारिस्थितिकी है ये आपका स्थायी मितव्ययिता है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए था और इसका जो आंदोलन का जो नारा था वो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है ये था। ये जो आंदोलन था चिपको आंदोलन ये मूलतः उत्तराखंड के वनों के लिए था। वहाँ के लोगों ने 1970 के दशक में, और क्लियर डेट आपकी 1974, ठीक है 1974, पेड़ों को गले लगाकर ताकि उन्हें कोई काट ना सके आलिंगन यानी कि चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे रहेगा कि चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन आपके पादप संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, वही है कि पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। इसे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का उपयोग जो है वो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी घटकों की यह आवश्यकता मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों तथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदछाप के आकार को बढ़ावा देती है। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। इससे मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है। वही प्रदत्त 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। मानव समुदाय, देश अपनी नीतियों को सतत विकास के संदर्भ में बनाकर अपने अपने पारिस्थितिकी पदछाप के आकार को समन्वयक बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी पदछाप या पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। ठीक है, वहीं यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्थान करने की क्षमता से करता है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। ध्यान रहे कि पारिस्थितिकी तंत्र मानव व प्रकृति को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के लिए 5 प्रमुख वर्गों में वर्णित करता है। इसमें पोषण चक्र और फसल चक्र, परागण, समर्थन सेवाएं आती हैं। ये 5 चक्र कौन कौन से आप देख सकते हैं।
जिसमें आपकी व्यवस्थाएं सेवाएं आती हैं, जो कि आपके खाद्यान्न एवं जल उत्पादन से, नियंत्रण सेवाओं में जलवायु और रोग नियंत्रण में, समर्थन सेवाओं में पोषण चक्र, फसल चक्र आता है। वहीं सांस्कृतिक सेवाओं में आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सेवाएं आती हैं और संरक्षण सेवाओं में विविधता अनुरक्षण आता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर है। ठीक है, आगे है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो आवश्यक भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो जो प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाले दीर्घकालीन जो क्षति है, ये आपका कार्बन के सामाजिक मूल्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के लिए निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है, जिसमें व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, सुरक्षा, सांस्कृतिक आती हैं। तो सामर्थ्य सेवा कौन सी हैं? तो जो समर्थ सेवाएं होती हैं उसके अंतर्गत पोषण चक्र और फसल परागण आते हैं। ठीक है, आगे है, अब ये आता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? उसे पारिस्थितिकी तंत्र में आपका जो यूकेलिप्टस है उसकी अत्यधिकता, जो अधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया। यानी कि यूकेलिप्टस, जिसको आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, लंबा लंबा व्हाइट कलर का उसका तना होता है। इसलिए क्या है, इसे पर्यावरण प्रदूषण क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जहाँ रहता है वहाँ का जो पानी है वो पूरा सोख लेता है, इसलिए इसे पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुताया पाया जाता है। ठीक है, स्थिर जल के आवास लैक्टिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। बहते जल के आवास लैक्टिक आवास कहलाते हैं। जो स्थिर जल होता है उसे क्या कहते हैं? लैंटिक। और जो बहते जल होते हैं जैसे कि नदी, वो आपका लैक्टिक कहलाता है। ठीक है, दो विभिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं। जैसे कि ये आपका एक जंगल समुदाय है और ये घास समुदाय है, इसके जो बीच का जो समुदाय है ये आपका इकोटोन कहलाता है। ठीक है, आगे है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र आपका महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रथम प्रयोग है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो A.G. टांसले ने किया था। वहीं पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनको सही अनुक्रम मैंग्रोव, घास, झील, महासागर, अत्यधिक विविधता वाले पारितंत्र उत्पादक भी कहते हैं। ठीक है, फिर है कि पिक्नोक्लाइन। तो जो पिक्नोक्लाइन है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। हेलोक्लाइन ये किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है। वहीं थर्मोक्लाइन ये किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। और जो अर्निस्ट नेस्ट हैं उन्होंने 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्निस्ट नेस्ट ने किया था 1973 में। और पारिस्थितिकी तंत्र अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी निषेध, क्या पारिस्थितिकी निषेध शब्द को जो सर्वप्रथम है वो जोसेफ ग्रीनलैंड ने 1917 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था। क्या कहा था? पारिस्थितिकी निषेध को सूक्ष्म आवास कहा था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए 1986 में लागू किया गया था। वहीं जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों का जो दिसंबर 2006 में लागू किया गया था। और वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में लागू किया गया था। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन, ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहीं पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र जो है वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। जैसे कि पारिस्थितिकी जो संवेदी क्षेत्रों को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। फिर पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु वाहनों के आवागमन को विनिमय किया जाता है।
यह प्रतिबंधित नहीं है, अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित रखा गया है। ठीक है, अब इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो ये जो आपका यूकेलिप्टस है ये आपका पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पर्यावरण संकट माना जाता है, तो यूकेलिप्टस को। ठीक है, आगे है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक, तो लैंटिक में आपका तालाब और दलदल क्षेत्र आएंगे, क्योंकि लैंटिक क्या है, जो स्थिर जल होता है, और लॉटिक ये आपका जैसे झरना, नदी, ये सब आते हैं। ठीक है, आगे है कि दो विभिन्न समुदाय के बीच को क्या कहते हैं, तो उसे इकोटोन कहा जाता है, संक्रांति को। ठीक है, फिर है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, तो वो आपका महासागर है। सबसे स्थायी पारितंत्र, तो वो आपका क्या है, समुद्र है। इसके बाद है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका जो सही क्रम क्या है, तो महासागर हो गए, महासागर के बाद मैंग्रोव हो गए, फिर झील हो गई, फिर घास हो गई हैं। आगे नहीं, इसका जो घटता क्रम है उसमें है आपका मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये आपका अर्नेस्ट नेस ने किया था। किसका, गहन पारिस्थितिकी शब्द का, और पारिस्थितिकी तंत्र का तो अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, फिर है कि मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपका F.E. क्लीमेंट ने दिया है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका कि पारिस्थितिकी निषे यानी कि आला की जो संकल्पना है वो किसने दी है, तो निषे की जो संकल्पना है ये आपके ग्रीनेल ने दी है, जोसेफ ग्रीनेल ने। ठीक है, और कब, तो 1917 में। इसके बाद है कि पर्यावरण जो संरक्षण हैं ये दिए गए हैं, तो इनको हमें मिलाना है। ठीक है, इसमें गलत दे रखा है, हम इसमें नीचे देख लेते हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972, वही पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए आपका 1986 में पारित हुआ था। और उसी के बाद अगर जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम जो आपकी 2006, और वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, तो वो आपका पिक्नोक्लाइन है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट आएगा कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों में समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अपघटित सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, या फिर पोषकों को सतह पर लाकर, या फिर अर्धस्थलीय जीवों को स्तर पर लाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका पोषकों को सतह पर लाकर। ठीक है, अब ये है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया, तो गलत। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानवीय क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर ये नीचे दिया गया है कथन। ठीक है, कि नीचे कथन है और फिर कारण है। तो पारिस्थितिकी को विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये गलत है। और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। तो हो जाएगा पहला गलत और दूसरा सही है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला हमारा जो पारिस्थितिकी का जो चैप्टर था वो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी जैव विविधता से संबंधित। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।